नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आज चक्षुदर्शी के इस विशेष प्रोग्राम में आपसे कुछ विशेष बातें करने का मन है। और विशेष बातें हैं मस्खरी की बातें। दरअसल हिंदुस्तान में मस्खरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें छोटे से लेके बड़े लोग कूदते हैं, कामयाब होते हैं, नाकामयाब भी होते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में एक से बढ़कर एक मस्खरे हुए हैं। हाल के दशकों में राजनारायण से बात शुरू करें तो लालू प्रसाद यादव तक आकर ठहरती है। बीच में एक कांग्रेस में कल्पनाथ राय जैसे बड़े मस्खरे हुआ करते थे। भाजपा में तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो खुद बड़ी अच्छी मस्खरी कर लेते थे। लेकिन आज जो मस्खरी हुई है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर में हुई है। बागेश्वर अब सिर्फ बागेश्वर नहीं है, वो धाम बन चुका है। वहाँ हनुमान जी का पुराना मंदिर है और आज वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा बनवाए जाने वाले कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। तो कैंसर अस्पताल बन रहा है, बुंदेलखंड की ज़रूरत है। बुंदेलखंड में मुंह का कैंसर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है क्योंकि बुंदेलखंड के लोग गुटखा बहुत खाते हैं। गुटखा बड़ा जानलेवा अवयव है, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों के मुंह लगा हुआ है और उससे हर साल सैकड़ों मौतें होती हैं। लेकिन गुटखा के जो कारोबारी हैं वो लगातार करोड़पति होते रहते। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, इन दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकारें कभी गुटखा की बिक्री को पाबंद नहीं कर पाई हैं, प्रतिबंध नहीं कर पाई हैं। यह एक अलग मसला है। मसला मस्खरी का है। आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातनी संत हैं, भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। उनको कई सिद्धियां हासिल हैं। वो आपके मन की बात जान लेते हैं। लेकिन वो भूल गए कि जिन प्रधानमंत्री को उन्होंने मेहमान के तौर पर, मेहमान खुसूसी के तौर पर बागेश्वर धाम बुलाया था, वो उनसे बड़े तांत्रिक हैं। वो उनसे ज़्यादा लोगों के मन की बात जान जाते हैं। और वो तो मन की बात करते ही हैं। उनके तो 100 से ज़्यादा एपिसोड मन की बात के हो चुके हैं। बागेश्वर धाम में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की माँ से मिले माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की माँ के मन की बात समझ ली और जान ली, बिना पर्ची के जान ली। और बाद में सभा में मस्खरी करते हुए कह भी दिया कि भाई धीरेन्द्र की जो माँ है उनका एक ही ख्वाब है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री भी कम मस्खरे नहीं है। वो तो बात में मस्खरी करते हैं। बात में बुंदेली जो लोक गालियाँ हैं, ठटरी बंधरा जैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने भी मस्खरी में कह दिया कि ठीक है महाराज, आप आ गए हमारे कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने, लेकिन अब हम जब ब्याह करें तो हमारी बारात में भी आप आ जाना। तो माननीय प्रधानमंत्री भी कम मस्खरे नहीं हैं। वो हालांकि बहुत गंभीर रहते हैं, कभी उनको मुस्कुराते हुए लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन बागेश्वर धाम का कुछ ऐसा प्रभाव है कि वो वहाँ बड़े खुश मिजाज मूड में थे। उन्होंने भी मस्खरी की और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है बेटा, तुम जब शादी करोगे तो हम तुम्हारी बारात में आएंगे। तो ये मस्खरी बड़ी रोचक रही, सुर्खियों में है। आज तो मध्य प्रदेश के लोग इस मस्खरी का पूरा आनंद ले रहे हैं, देश के लोग भी ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। मैंने भी, आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बातें सुनते ही अपना पुराना साफा निकाल के अपने सिर पर रख लिया है। और अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी घर बैठे ही आनंद लेंगे। बात मस्खरी की हो रही है। मस्खरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भले ही केंद्र में बैसाखियों की सरकार चला रही हो जेडीयू टीडीपी की मदद से, लेकिन स्थिति यह है कि उसको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? कुछ इच्छा से जाना चाहते हैं, कुछ जिस जगह हैं वहाँ उपेक्षित होने की वजह से जाना चाहते हैं, और कुछ अपने जो विचारधाराओं का मेल है उसकी वजह से जाना चाहते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक पिछले 2-2.5 साल से हटो बचो की राजनीति कर रहे थे। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने पदयात्राएं निकाली, उन्होंने सनातन की बात की, उन्होंने कुंभ में मरने वालों को सीधे मोक्ष जाने की भी बात कही और बहुत सी बातें कही। धीरेन्द्र शास्त्री की मस्खरेपन की तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब ये जाहिर हो गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री
खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संत हैं, प्रायोजित संत हैं, और भविष्य में भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करना पड़ेगा। और वो दिन बहुत सन्निकट है कि जब वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएं, उमा भारती की तरह, ऋतंभरा की तरह। भारतीय जनता पार्टी में साध्वियों और साधुओं की लंबी फहरिस्त है। वो चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा का भी लड़ते हैं, विधानसभा का भी लड़ते हैं, वो मठ भी चलाते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ही हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी वो लगता है कि अपना भविष्य मध्य प्रदेश में राजनीति में देख रहे हैं, उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में कभी न कभी आगे पीछे शामिल हो जाएंगे। तो ये बात मस्खरी की नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। और इस घटना के बाद आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने और धीरेन्द्र शास्त्री ने एक दूसरे के साथ मस्खरी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। और वैसे धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 19 महीने के, वो भी वहाँ माथा टेकते थे धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर में जाकर के। शिवराज सिंह ने तो टेके ही, उन्होंने तो अपने उड़न खटोले बार बार धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा में लगाए, उनको सुरक्षाएं प्रदान की। मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री एक चुंबक तो हैं, भीड़ खींचने वाली चुंबक है। उनकी मस्खरी से उनके जो भक्त लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री अगर किसी दिन आप सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ें और उसमें उनका फोटो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देते हुए छपे तो आप हैरान ना हो। ये आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। अब दूसरी बात करते हैं। एक और सज्जन है, वो कांग्रेस में है। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, तब वो केंद्रीय मंत्री भी थे और सांसद भी रहे। और उनकी जो चर्चा है वो एक लेखक और एक साहित्यकार के साथ साथ उनके अपने निजी जीवन की वजह से ज़्यादा रही। उनका नाम है माननीय शशि थरूर साहब। शशि थरूर साहब कांग्रेस के पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, अखबारों में नियमित वो लेखन करते हैं, बहुत मुंहफट हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं। और चूंकि उनकी विद्वता का कोई लोहा नहीं है, इसलिए इस समय वो कांग्रेस में भी हाशिए पर खड़े हैं। और उन्होंने हाल के ही दिनों में पार्टी नेतृत्व से कहा था कि भाई मुझे मेरी भूमिका तो बता दीजिए। पहले वो 2013 में मेरे ख्याल से पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे, लेकिन जब से उनका मोह, जब से उनके मन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए सहृदयता जागी है, तब से वो लगातार धकेले जा रहे हैं, हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिनकी प्रेमिका को माननीय प्रधानमंत्री आम सभाओं में 5 करोड़ की बारबाला कहा करते थे। तो अब लेकिन अब ऐसा लग रहा है शशि थरूर के वक्तव्यों से और भारतीय कांग्रेस के हाईकमान द्वारा शशि थरूर के प्रति जो रवैया, उसको देखते हुए कि आगे पीछे शशि थरूर भी उसी सदगति को प्राप्त होंगे जो सदगति 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के तमाम नेताओं को हासिल हुई। यानी वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम नीतियां बड़ी अच्छी लगती हैं शशि थरूर साहब को, और प्रधानमंत्री मोदी की भी वो काफ़ी तारीफ कर चुके हैं। शशि थरूर वैदेशिक मामलों में भी उतने ही प्रबुद्ध हैं जितने कि वो अर्थशास्त्र के मामले में प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं। उनका परिवार हालांकि राजनीतिक परिवार नहीं है, लेकिन उन्होंने जब राजनीति में प्रवेश करने की ज़रूरत महसूस की तो तमाम दूसरे दलों के ऑफर ठुकरा करके वो कांग्रेस के मंच पर आए, और कांग्रेस में भी वो काफ़ी लंबे समय से हैं। कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, लगातार केरल से वो सांसद चुनकर आते हैं। लेकिन अब लगता है कि वो केंद्र से हमारे कांग्रेस हाईकमान की रीति नीति से दुखी हैं। वो केवल केरल में काम करना चाहते हैं। केरल विधानसभा में अब जब भी चुनाव होंगे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान शशि थरूर को भाव नहीं दे रहा है, उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान नहीं कर रहा है, उन्हें लगातार उपेक्षित कर रहा है। और इससे मुझे ये बार बार लगता है कि शशि थरूर साहब भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनकी जो बौद्धिकता है उसका सम्मान तो हो ही सकता है। वो बहुत प्रखर वक्ता हैं, वो बहुत अच्छे लेखक हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखें बड़ी संख्या में प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जिन्हें लोग प्रेम से शाखामृग कहते हैं, लेकिन शशि थरूर जैसे लोग गिने चुने हैं। शशि थरूर की जो बौद्धिक आभा है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही नेता ठहर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर के लिए संभवतः अपने दरवाजे खोलकर रखे हैं कि कब कांग्रेस का हाईकमान शशि थरूर से टाटा बाय बाय करे और वो ससम्मान शशि थरूर को कांग्रेस में शामिल कर लें। कांग्रेस में शशि थरूर को जितना मिलना चाहिए था उतना मिल चुका है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी दूसरे नेताओं की तरह अनंत हैं और हर महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस का नेतृत्व भी आप जानते हैं कि एक अलग किस्म का नेतृत्व है। वहाँ एक परिवार की नेतागिरी चलती आई है, गांधी परिवार की नेतागिरी चलती आई है। तो अब शशि थरूर अगर राहुल गांधी के नेतृत्व को नकारते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व को नकारते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो जाहिर है कि वो कांग्रेस में रहने लायक नहीं माने जाएंगे। कांग्रेस का एक चरित्र है, कांग्रेस से बहुत से लोग असहमत होकर के और नेतृत्व से दुखी होकर के पार्टी छोड़ गए, कुछ घर बैठ गए, कुछ ने अपनी अलग पार्टी बना ली, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बहुत से पुराने कांग्रेसियों को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो शशि थरूर को अपना भविष्य अब कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। हालांकि शशि थरूर का ये कहना है कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है, वो अगर राजनीति ना भी करें तो दुनिया भर से उनके पास भाषणों के लिए निमंत्रण लंबित पड़े हैं, वो बहुत सी किताबों पर काम करना चाहते हैं, उन्हें बहुत कुछ लिखना है। लेकिन ये हकीकत होते हुए भी ये बात सही है कि वो राजनीति में भी कुछ और ज़्यादा चाहते हैं जो उन्हें कांग्रेस में मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में शशि थरूर को अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता के जो रथ पर है, आरूढ़ है और लगातार आगे बढ़ रही है। उसे लगातार जीत भी हाल की विधानसभाओं में मिली है, आपने देखा चुनाव में मिली है। हरियाणा उसने जीता, महाराष्ट्र उसने जीता, दिल्ली भी अभी हाल ही में जीत कर आई है। तो ऐसे में शशि थरूर पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। केरल में शशि थरूर का भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनसे अच्छा प्रवाचक, उनसे अच्छा सुदर्शन और प्रबुद्ध नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। संघ के बहुत से प्रचारक वहाँ लगे हुए हैं और पिछले कई दशकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केरल की वामपंथी सरकार को उखाड़ नहीं पा रहे हैं। वामपंथी सरकार से पहले केरल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल वर्षों से एक सपना है कि केरल पर वो राज कर पाए। केरल ही नहीं, केरल के आसपास तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन संयोग से बन नहीं पा रही। संयोग से जो दुर्भाग्य से कहें, संयोग से नहीं, दुर्भाग्य से जो घुट्टी मुगली 555 धर्म की इस हिंदी पट्टी में चल जाती है, वो दक्षिण के राज्यों में अभी नहीं चलती है। वहाँ जातिवाद है, भयंकर जातिवाद है, भयंकर ब्राह्मणवाद है, बावजूद इसके वहाँ पर ओबीसी का कार्ड नहीं चलता है। वहाँ का गणित ही अलग है और उस गणित को अगर कोई ब्रेक कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो शशि थरूर से बेहतर और कोई आदमी हो नहीं सकता। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि शशि थरूर आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी के होकर रहेंगे और कांग्रेस उन्हें रोकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस से आप देखिए बड़े बड़े नेता चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, उधर गुलाम नबी आज़ाद चले गए, लेकिन कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस अपने ढंग से आगे बढ़ती है, कांग्रेस नतमस्तक नहीं होती है अपने बागी नेताओं के सामने। अगर होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2020 में मना लेती, रोक लेती है, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। एक राजेश पायलट के जो सुपुत्र हैं
सचिन पायलट वो अपवाद हैं कि वो बगावत के बाद भी कांग्रेस में आज भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस में हैं। हालांकि उनके भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बहुत अटकलें विधानसभा चुनाव से पहले लगी थी। उन्होंने तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बगावत भी की थी। उनके समर्थक विधायक हफ्तों दूसरे शहरों में दूसरे होटलों में बैठे रहे थे, लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। और अब तो वहाँ राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस हार गई है। तो सब्र का फल मीठा होता है, और ये मीठा फल मुझे लगता है कि सचिन पायलट को तो मिल जाएगा, लेकिन उतावले जो हो चुके हैं शशि थरूर साहब, ये उनको सब्र का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब्र कर ही नहीं रहे हैं। मैं शशि थरूर का निजी तौर पर, जाति तौर पर बहुत प्रशंसक हूँ। मैं उन्हें एक राजनेता की अपेक्षा एक अच्छे लेखक के रूप में ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनके लेख, भले ही वो अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं निरंतर पढ़ता हूँ। उनके कुछ उपन्यास भी मैंने पढ़े हैं। मुझे लगता है कि उनके भीतर एक बहुत संवेदनशील लेखक बैठा है, बहुत प्रबुद्ध लेखक बैठा है। वे अगर राजनीति में ना आए होते तो हो सकता है कि वो साहित्य को और ज़्यादा समृद्ध करते अंग्रेजी के माध्यम से। लेकिन होता तो वही है जो हुई है, वही जो राम रच राखा। अब देखना है कि हमारे मस्खरीबाज धीरेन्द्र जो शास्त्री हैं और शशि थरूर हैं, ये क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए सूरज, नए चंद्रमा, नए सितारे बन सकते हैं या नहीं। नज़र आप भी रखिए, नज़र मैं भी रखे हूँ, और चक्षुदर्शी का काम ही ये है कि वो हर गतिविधि पर नज़र रखे। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।